हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 के लिए मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 होगा ये हम लोग सीखने वाले हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने ये चीज़ आपको सिखा रखा है कि यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड कैसे आप सोल्व करते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं मैट्रिक्स मेथड में क्या था, a इंटू एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म था इस तरीके से। तो आप क्या करते थे वहाँ पे कि a इन्वर्स जो निकालते थे वो आपके पास था, ये सॉरी x बराबर जो था, ये मान लीजिए कैपिटल B है, तो आपके पास कितना आता था a इन्वर्स इंटू बी। इसके थ्रू आप सॉल्यूशन निकालते थे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अब हम लोग वैसे ही टाइप इक्वेशन जैसे इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वैसे टाइप की इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी सीख चुके हैं और सेकेंड मेथड सीखने जा रहे हैं क्रेमर्स रूल। देखिए क्रेमर्स लिखा हुआ है, स्टोपियस है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का ये पार्टिकुलर लॉ है, रूल है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि उस व्यक्ति ने, क्रेमर ने अपनी क्या कॉन्सेप्ट को रखा था, क्या थॉट दिया था इस पर। तो वी कंसीडर दीज इक्वेशंस, हम लोग इन समीकरणों पे पहले विचार कर लें कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस हैं। अब हम लोग यहाँ पे 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू करेंगे। क्या करेंगे, 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ये आप डेल्टा भी कहते हैं, डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा जो निकालेंगे तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो बना हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसका मान निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1 है। तो आप इसका डेल्टा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि a1 b1 c1 लिखेंगे, सेकेंड रो में a2 b2 c2 a2 b2 c2, थर्ड रो में a3 b3 c3 a3 b3 c। समझ में आया। अब इस डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा वो नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। इक्वल 0 आ गया तो वहाँ पे 2 कंडीशन होगी जो आप पढ़ेंगे सेकेंड, यानी कि पार्ट 1 अभी है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे ये बात कि जब वहाँ पे इसके नेचर के बारे में सीखिएगा तो वहाँ पे नेचर में आपको बताया जाएगा कि कब उसके सॉल्यूशन जो है यूनिक होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो अभी सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट की बात समझ कर चलिए कि जब इसके डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल 0 आए तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। यदि इसका मान मान लीजिए कि 0 के बराबर आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो वहीं लिख दीजिए इट हैव नो सॉल्यूशन या डज नॉट एग्जिस्ट, अपना कर सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब आइए फर्स्ट तो डेल है हमारा कि एक्स वाई जेड की हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, ये सेकेंड हम कहेंगे डेल एक्स। जैसे यहाँ पर जो भी हम लगा रहे हैं ये सफिक्स या प्रीफिक्स जो लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्स लगा रहे हैं, तो ये समझिए कि जो लगाए हैं उसका कोफिशिएंट इसमें दिए गए समीकरण में छोड़ देना है, उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, छोड़ देना है। और उसकी जगह पर, इसकी जगह पर क्या नोट करना है, जो राइट साइड में हमारा कांस्टेंट टर्म है उसे नोट करना है। तो देखिए यहाँ राइट साइड में कांस्टेंट क्या है, d1 d2 d3, d1 d2 d3, ये मैंने नोट कर दिया। अब देखिए हमारे पास है कि ये x का कोफिशिएंट आपने डिलीट कर दिया और जैसे इसको रिमूव किया तो उसकी जगह पर किसका लिखा, d1 d2 d3 लिखा, और सेकेंड जो आपके पास कॉलम है b1 b2 b3 लिखा, थर्ड जो कॉलम है c1 c2 c3 लिखा। समझ में आया। अब डेल वाई के बारे में कि जैसे ये x की बात समझ रहे हैं वैसे ही y के लिए, कि जैसे ही हम यहाँ पे y लिख रहे हैं इसका मीनिंग समझना है कि हम लोग y का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट ये हटा देंगे। अब x का कोफिशिएंट कौन है, a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम हो गया, y का कोफिशिएंट छोड़ दिए। तो जो चीज़ें आप छोड़ रहे हैं ना उसकी जगह पर लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को रख देना है। तो d1 d2 d3 रख दिए और ये हमारे पास c1 c2 c3 ये z का कोफिशिएंट रहा। अब डेल जेड जैसे लिखेंगे तो जेड के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे और जेड के कोफिशिएंट की जगह पे हम राइट साइड वाला
कांस्टेंट टर्म को नोट करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट x का कोफिशिएंट है a1 a2 a3, ये हमारा b1 b2 b3 है, ये d1 d2 d3। इस तरह से चारों डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये इसके थ्रू डेल का जो मान निकालेंगे ना यहीं से पता चल जाएगा। इक्वल 0 नो सॉल्यूशन, नॉट इक्वल 0 यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए जो क्रेमर ने अपना रियल कंसेप्ट दिया था वो उसका वास्तविक कंसेप्ट था कि x इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल था, x इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल था, y इक्वल टू डेल वाई बाई डेल, यानी कि जो डेल एक्स आ रहा है, डेल वाई आ रहा है, डेल जेड आ रहा है, डेल एक्स के बाई आप डेल कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए तो आपका x की वैल्यू हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल कर दीजिए, y का डेल जेड बाई डेल कर दीजिए, z का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, और ध्यान में रखिएगा ये कोई रूल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये रूल है 8 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। कितने मार्क्स की पेपर में क्वेश्चन आएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 8 नंबर के क्वेश्चन जो आएगा तो आपको मान लेते हैं 3 वेरिएबल का इक्वेशन दे देगा और आप सोल्व करने लगिएगा। तो सोल्व करने का तो 2 मेथड आपने सीखा, एक मैट्रिक्स मेथड, दूसरा क्रेमर रूल। मैट्रिक्स मेथड यदि जो लोग नहीं सीखे हैं वो हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख लीजिए वहाँ से कि हमारी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व से ये कहते हैं कि इसको हम लोग होमोजीनियस, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिमल्टेनियस इक्वेशन को, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय क्या? मैट्रिक्स मेथड। अभी क्या सीख रहे हैं? क्रेमर रूल। दोनों चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिक्स मेथड, क्रेमर रूल। ठीक, 2 मेथड से करते हैं। तो ये कंडीशन आपको जरूर देख लेना स्टूडेंट। यहाँ किसका यूज करके इक्वेशन सॉल्व करने को कह रहा है? मैट्रिक्स मेथड कह रहा है कि क्रेमर रूल कह रहा है? यदि मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में कहे मैट्रिक्स मेथड, आप क्रेमर रूल लगा दिए तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप मान लेते हैं कि क्रेमर रूल से पूछ रहा है और आप मैट्रिक्स मेथड से बना रहे हैं तो भी नंबर नहीं मिलेगा। जो रूल से पूछता है उसी मेथड से करना है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मैट्रिक्स मेथड हम बताए हैं उसमें भी एक एग्जाम्पल बताए हैं और उसी एग्जाम्पल को बार बार प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनाने के वे सेम होते हैं, बट केवल डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे आपके कांस्टेंट जो होते हैं ना, एक्स वाई जेड का जो गुणांक होता है ये सब चेंज होता है। तो उसके थ्रू एक्स वाई जेड के मान अलग अलग आते हैं, लेकिन हमारे बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तो सेम होती है। तो हम एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाए, 2 बार बनाए, 4 बार बनाए, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो देखिए हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि अप्लाइंग क्रेमर रूल्स, यानी कि किसका प्रयोग करके? क्रेमर रूल का प्रयोग करते हुए सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को आपको सोल्व करनी है, किसका यूज करके? क्रेमर रूल को। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के रूप में मान लीजिए कि ये हमारे पेपर में दिया होगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर में होगा, क्वेश्चन पेपर में। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर ये बात लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस। आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे क्रेमर से सॉल्व कीजिए, पहले ये बात तो आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास समीकरण क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर -4, समीकरण नंबर 2 हुआ। थर्ड समीकरण है x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -6, ये आपके पास थर्ड हो गया। ठीक, तीनों समीकरण लिख लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की मान करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के गुणांक वाला से आप काम करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वी कंसीडर डेल, इस पर बात करिए। डेल्टा क्या है आपका? तो एक्स वाई जेड का गुणांक देखिए, एक्स वाई जेड का गुणांक कितनी है? 1 1 1 है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है? 1 2 3 है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है? 1 3 4 है। अब इसके डिटर्मिनेंट का मान आप निकाल दीजिए। कैसे मान आएगा? 1 इंटू, ये देखिए फर्स्ट रो
उसकी सहायता से आप निकाल रहे होंगे। तो फर्स्ट रो तो छूट जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, अगला माइनस 1 इंटू ऐसे प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसका मान निकालेंगे। 2 गुणे 4 करेंगे 8 माइनस 3 गुणे 3 करेंगे 9, ये आ गया आपके अंदर में। अब यहाँ पर देखिए आपका साइन था प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस आपने नोट कर दिया है। अब देखिए आपका ये सेकेंड है, तो सेकेंड को छोड़ दीजिए, तो इस 1 का मल्टीपल 4 से कर दीजिए 4, और इस 1 का 3 से -3 ऐसे। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, नेक्स्ट ये करेंगे, थर्ड छोड़ दीजिए, थर्ड ये छूट गया, तो इस 1 का 3 से 3 माइनस इसका ऐसे करते हैं तो 2। अब डिटर्मिनेंट का मान निकालने अच्छे से सीख लीजिए, ऐसे आप 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसी बात को, डिटर्मिनेंट की मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए ये आएगा कितना -1, ये आएगा घटकर 1 में ये आ गया -1, ये कितना आएगा +1, तो +1 से -1 कट गया, -1 नॉट इक्वल 0, यानी नॉट इक्वल 0 आने का मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इट हैव सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और वो भी कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा। ध्यान में रखिएगा, यूनिक कहने का मतलब होता है कि x का कोई एक ही मान आएगा, y का कोई एक ही मान आएगा, z का नहीं, तीनों का डिफरेंट मान कोई करके आएंगे। ठीक है, अलग अलग, अभी नहीं कि x का 2-3 मान आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नाउ डेल एक्स के बारे में। ये क्या आप नोट करेंगे, तो x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, x का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, x का कोफिशिएंट छोड़ दिए, x का कोफिशिएंट छोड़ करके राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसको लिखिए फर्स्ट कॉलम में 1 -4 -6। अब ये छूट गया हमारा, ये तो छूट गया है। अब सेकंड लिखना चाहते हैं, y का कोफिशिएंट 1 2 3, थर्ड ये 1 3 4। अब इनका मान निकाल दीजिए। ठीक है, ये आप पे दायित्व बनता है कि आप निकाल लें, निकाल कर चेकआउट करें कि देखें कितना आता है, आपसे निकलता है या नहीं, पहले चेक कीजिए। अब देखिए डेल वाई लिखना है, तो x का कोफिशिएंट है 1 1, उसके बाद y का कोफिशिएंट छोड़ना है, तो y की जगह पे कांस्टेंट टर्म लेकर आना है 1 -4 -6, और z का कोफिशिएंट है 1 3 4। ये भी आपका दायित्व बनता है मान निकालने का। ठीक है, आप इसको खुद से निकालिए, पहले सेल्फ ट्राई करिए और उसके बाद हमसे मिला लीजिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब डेल जेड के बारे में देखिए, डेल जेड क्या है आपका कि जेड का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, तो जेड का यानी ये तो 1 1 है। ठीक, उसके बाद वाई का कोफिशिएंट में आइए, वाई का कोफिशिएंट जो है हमारा 1 2 3, और जेड का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए। अब ये है 1 -4 -6। ओके, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि हम लोग, आपने निकाल लिया होगा डेल एक्स के बारे में कि डेल एक्स आपका आया कितना है। चलिए बात करते हैं इसमें। -1 1 1 -4 और -3 एक आएगा। चलिए हम निकालते हैं। अब यदि मानते डाउट होगा तो निकालते हैं। देखिए 1 इंटू कितना आएगा, 4 × 2 8 -9 -1 इंटू, चलो ना, ये हमारे पास हो गया कि ये छूट गया -16 और -18। ठीक, उसके बाद +1 इंटू 1 इंटू ये छूट जाएगा -12
और +12, ठीक। अब ये है -1, 18 से 24, 10 34 +34 रहा और +0 रहा, ये तो 33 आ गया हमारा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये जब सेकंड छोड़ा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 1। हाँ ठीक तो है कि जब आप छोड़ेंगे, ठीक है, 4 × 2 3, ये सही हुआ। अब उसके बाद आगे क्या हुआ आपका कि ये छोड़ दिए, जब ये छोड़ दिए तो आपके पास आ गया 4 × -4 -16 और -6 × 3 -18। -18 नहीं होगा, +18 होगा ना, क्योंकि हम लोग माइनस करते हैं बीच में, तो 18 में ले ये 16 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो ये -2 हो गया है ना, -2 रहा ये, ठीक। -2 आ गया, 18 में ले ये, ठीक है। और उसके बाद +1 × 0 यह बनने वाला है, फिर से देख लीजिएगा, 4 × 3 -12 और ये 6 × 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेंगे हम, तो -3 आया, ठीक है, -3 आया। अब इनका भी मान निकाल लीजिए, 1 आ जाएगा, ये इस तरीके से शायद आएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो आपका बाई क्रेमर रूल क्या करना है, बाई क्रेमर्स रूल, x = del x बाई डेल x का मान कितना आया आपका -3, डेल कितना आया -1, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये 3 आ गया आपके पास, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं y, डेल y बाई डेल के बारे में, ठीक है। डेल y बाई डेल y का मान देखिए आपका 1 आया है और इसका मान -1, ये -1 हो गया। z = डेल z बाई डेल, ठीक है। डेल z का मान क्या है 1 बाई -1, कितना आ गया -1, ठीक। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया x = 3, y = यानी यहाँ पे आ गया x = 3, y = -1, z = -1। यदि आपको अभी भी डाउट लगता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे x की जगह पर 3 रख दीजिए, y की जगह -1 रख दीजिए, z की जगह -1 रख दीजिए। तो देखिए इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 - 2 होगा, जो कि ये 1 आ जाएगा, तो राइट साइड में 1 है। इस तरह से हमारी इक्वेशन यदि इनके द्वारा संतुष्ट होता है, ठीक है, तो ये XYZ के मान हो गए, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्रेमर रूल से निकालना होगा। यूजिंग बाय क्रेमर रूल कहता है, तो आप बहुत इजीली है, ठीक है, कि क्या निकालिए आप डेल निकालिए, डेल में क्या करिए XYZ के गुणांकों का डिटर्मिनेंट कीजिए, डेल x निकालिए, डेल x में क्या है x के गुणांक को छोड़कर बाकी के लिए डिटर्मिनेंट कीजिए, डेल y क्या है y के गुणांक को छोड़कर बाकी का डिटर्मिनेंट कीजिए, डेल z क्या है ये z का गुणांक छोड़कर बाकी का डिटर्मिनेंट कीजिए। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्रेमर रूल कह रहा है कि x = डेल x बाई डेल होता है, y = डेल l y बाई डेल होता है, z = डेल z बाई डेल होता है। यहाँ पे हम अपनी मान को पुट कर देंगे और जो हमारा आया वही अभीष्ट आंसर हुआ, यानी रिक्वायर्ड XYZ की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको समझ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की बात शुरू होने वाली है रैंक, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, कि हम जो है दिए हुए मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ तक जितनी मेरा लेक्चर चला है कुछ स्टूडेंट 12th में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अब आगे का जो पोर्शन चलने वाला है वो 12th में आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए आपको सारे वीडियो को 1 बाई 1 को अच्छे तरीके से देखना होगा और नोट्स बनाना होगा, तब जाकर इसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, ठीक है।